हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन लेटरल एंट्री के टॉपिक को जो पढ़ेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। क्यों पढ़ेंगे वो भी अपन देखते हुए, क्योंकि अपन केवल ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जिससे कि करंट में चल रहे हैं और उससे व्यूज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। ऐसा अपना पर्पज़ नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम को, जैसे पिछली बार आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सब क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक रहा है, उसमें भी क्वेश्चन बताया कि इसमें से यूपीएससी प्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसी तरीके से अपन बात करें कि ये जो आपके लेटरल एंट्री है, इसको लेकर आरएएस मेंस 2021 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है। पेपर 3 के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक क्वेश्चन आपको आ रखा है। पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद अपन इस आंसर को बताते हुए और इस पूरे टॉपिक को जो समझेंगे। क्वेश्चन क्या था? उच्च लोक सेवाओं में जो पार्श्विक प्रवेश है, जिसको इंग्लिश में लेटरल एंट्री के नाम से अपन हैं, पार्श्विक प्रवेश जो है, के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए कि लेटरल एंट्री के आने से फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो कब पूछा गया? आरएस 2021 में। और अपन ये वीडियो खत्म होते होते इसका आंसर भी जान लेंगे और ये भी देख लेंगे कि इस आंसर को कैसे लिखा जाता। अपन एक मेंस आंसर राइटिंग की क्लास ली थी, उसके अकॉर्डिंग जो बात करेंगे कि कैसे इसको इफेक्टिव वे में लिखा जा सकता था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हम ये लेटरल एंट्री को जाने उससे पहले बात कर लेते हैं कि ये भारत के अंदर आईएएस, आईपीएस या फिर जो भी ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, इनके सिलेक्शन का क्या कुछ इतिहास रहा है। हम इस इतिहास को मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू नहीं कर रहे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ लिया होगा कि लोक सेवा आयोग कब बना, संघ लोक सेवा आयोग कब बना, लिटन ने आयु जो वो कम कर दी थी, आईसीएस वाला जो पद है वो लेके आ गए थे। ये सारी बातें, आप कॉर्नवालिस जो पुलिस का जनक माना जाता है, ये सारी चीजें आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो। आप जहां पर पढ़ना खत्म करते हो, मैं वहां से चीज शुरुआत कर रहा हूं और फिर अपन हिस्ट्री के थ्रू जो यहाँ तक पहुंचेंगे। जितना आप मॉडर्न हिस्ट्री में 1935 में यूपीएससी बनवा के उसके बाद में अपन ये सारी चीजें कुछ ऐसे आगे आते हैं नहीं, पहले अपन वहां से थोड़ी शुरुआत करते हैं। तो भाई ब्रिटिश काल में जो लास्ट भर्ती हुई थी 1947 में, तो भारत आजादी हो गया था, तो जो लास्ट भर्ती हुई थी वो हुई थी 1943 में। उस समय में इनको आईसीएस और आईपी के नाम से जानते थे, जिसको आज अपन आईपीएस कहते हैं, वो आईपी इंडियन पुलिस और इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस के नाम से जाना जाता था। 1947 के बाद, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? जैसे ही भारत आजाद हुआ, भारत को अचानक से लगा कि भाई बहुत सारा काम बाकी है। इधर संविधान बनाना है, इधर नए कानून बनाने हैं, इधर जो वो राजाओं महाराजाओं के साथ बातचीत करनी है, इतने सारे स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना है। जो प्रशासनिक काम जो चल रहे थे वो ऑलरेडी, वो तो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। पहले जो अंग्रेज जो लीड किया करते थे, अब वो चले गए हैं। अचानक से भारत के अंदर सिविल सर्वेंट्स की जो एक तरीके से कमी हो गई। तो स्वतंत्रता के बाद दो तरीके से जो वैकेंट पोस्ट थी उसको भरने का काम किया गया। सबसे पहला तो जो नियमित वैकेंसी आती थी, जो कि यूपीएससी जिसके लिए बनाया था वो करवाती थी। तो यूपीएससी इस भर्ती को करवाती थी। इसके अंदर लगभग 7,000 के आसपास, ये कोई देखो पूरी स्लाइड में आपको मैं जितना भी बता रहा हूं, ये मैं हिस्ट्री बता रहा हूं और इस पूरी स्लाइड को आपको आंसर लिखने में कोई काम नहीं आएगा, लेकिन टॉपिक को समझने में काम आएगा। आंसर लिखने में अगली स्लाइड से शुरू होगी चीजें, इवन उससे भी अगली से। तो ये जो यूपीएससी जो एग्जाम करवाती थी, उसमें लगभग 7,000 लोग फॉर्म भरते थे, 7-8 हजार लोग फॉर्म भरते थे और 200 के आसपास लोगों को सिलेक्ट किया जाता था। उस समय में देखो कितना कम कंपटीशन था। आज के समय में 700-800 वैकेंसी आती है लगभग, यानी कि वैकेंसी 3-4 गुना, लेकिन फॉर्म भरने वाले लगभग 100 गुना। तो वहां पर 7-8 हजार वैकेंसी आती थी और 200 के आसपास लोगों को सिलेक्ट किया जाता था। एज जो है वो मैक्सिमम एज कितनी होती थी? 24 ईयर। 24 ईयर से कम के हो तभी एग्जाम दे सकते हो। आज के समय में 32 साल कर रखी है और सरकार ने बीच में एक बार कहा था कि 26 साल के लाने पर हम धीरे धीरे इसके बारे में सोच रहे हैं। लोगों ने हल्ला मचा दिया कि 26 साल कोई एज होती है, उसमें पता लगता है क्या पढ़ना है। बोले भाई पहले 24 साल थी ना, अंग्रेजों के समय में 21 साल 18 साल तक भी रही है ना। तो भारत सरकार उस समय मानती थी कि हमें युवा जो लड़के हैं वो सिविल सर्वेंट में चाहिए, युवा लड़के या लड़कियां जो सिविल सर्वेंट के रूप में चाहिए। इसलिए उन्होंने जो मैक्सिमम एज है वो 24 ईयर रख रखी थी। ये तो थी नियमित भर्ती, लेकिन इस नियमित भर्ती से कितने लोगों का सिलेक्शन हो पा रहा था? 200 लोगों का। इतने से आपका कोटा पूरा हो नहीं रहा।
इतने से आपका काम चल नहीं रहा। इसलिए सरकार के द्वारा एक तरीके की लैटरल एंट्री 1948 में ही शुरू कर दी गई थी। 1948 में पहली बार सरकार ने ओपन मार्केट, जिसको अपन बोलते थे ओपन मार्केट भर्तियां, रिक्रूटमेंट जो वो की, जिसमें कि इस प्रकार से प्रॉपर पेपर होने की बजाय जो आज के समय में लेटरल एंट्री का मामला है उस तरीके से, यानी कि लेटरल एंट्री का पहला जो मामला है 1948 में आ जाता है। इसमें लोगों से उनके रिकॉर्ड्स मंगवाए गए, उनके इंटरव्यू लिए गए और पेपर नहीं हुआ, केवल इंटरव्यू हुआ। उसके आधार पर इसमें एज भी काफी ज्यादा रखी गई, 25 से लेकर 45 साल। ऑल्दो ये जनरल के लिए 25 से 40 थी और बाकी कैटेगरी के लिए 45 तक थी, लेकिन ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि 25 से 45 साल तक का, यानी कि सरकार का एक तरीके से कहना था जिनकी एज 24 या 24 से कम है वो तो इस तरीके से आओ, और जो अपने अपने फील्ड में कोई अच्छा काम कर रहे हैं, एज ज्यादा हो गई है, आप सिविल सर्विस में आना चाहते हो तो फिर वो इस तरीके से। तो 25 से 45 वर्ष की आयु रखी गई। इस तरीके से 82 कैंडिडेट्स को, 82 कैंडिडेट्स को जो इसके अंदर लिया गया। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें ये देखने को मिली कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को जितना रिजर्वेशन होना चाहिए उतना शेड्यूल ट्राइब को तो कम से कम नहीं मिला। शेड्यूल कास्ट का 15% रिजर्वेशन होता है, तो 82 का 15% लगाओगे तो लगभग 12-13 के आसपास आता है। तो शेड्यूल कास्ट के 12 लोगों को सिलेक्ट किया गया 82 में से। लेकिन शेड्यूल ट्राइब का जो कि 7.5% आरक्षण होता है, तो लगभग जो 6 लोग तो आने चाहिए, लेकिन शेड्यूल ट्राइब की इनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को जो वो लिया गया, क्योंकि ये कहा गया कि जो उपयुक्त होगा, जो एप्रोप्रिएट कैंडिडेट होगा उसको हम लेंगे। रिजर्वेशन लागू किया गया था लेकिन उसके साथ एक शर्त भी जोड़ी गई थी, एप्रोप्रिएट कैंडिडेट। तो इस तरीके से 1948 में पहली बार लेटरल एंट्री की भारत के अंदर जो शुरुआत होती है। उसके बाद ऐसी ही एक और भर्ती 1956 में भी करवाई गई। 1956 में भी ऐसे ही ओपन मार्केट में, यानी कि जो लोग अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं उनकी एक लिखित परीक्षा हुई, उनका एक इंटरव्यू हुआ और उनको फॉर्म भरने के लिए कहा गया। इसमें एक मजेदार किस्सा ये है कि जब ये फॉर्म आया तो शुरुआत में 300 रुपए फीस रख दी और कम्युनिस्टों ने पार्लियामेंट के अंदर इसका विरोध किया। 300 रुपए को फीस रखते, वो उस समय में 300 रुपए बहुत ज्यादा थे और सरकार को फिर 300 रुपए फीस वाला जो है वापस लेना पड़ा। इस तरीके से सेकंड जो लेटरल एंट्री का जो केस है वो भारत में 1956 में आता है। इसके बाद लेटरल एंट्री भारत में कई बार लेटरल एंट्री जो वो से सिलेक्शन हुआ है। इसमें से कुछ अच्छे जो एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बता देता हूं। एक रहे हैं IG पटेल जो कि RBI के गवर्नर रह चुके हैं। एक आपके मनमोहन सिंह जो कि देश के प्रधानमंत्री भी बने, पहले इकोनॉमी पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर हुआ करते थे, बाद में उनको आर्थिक सलाहकार बनाया गया, इकोनॉमिक एडवाइजर जो उनको बनाया गया मनमोहन सिंह जी को, वो प्रोफेसर थे उनको बनाया गया। विमल जालान, विजय केलकर जिन्होंने सबसे पहले GST के बारे में रिकमेंड किया था कि GST जैसी एक टैक्स होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बाकियों को मिला के एक टैक्स बनाओ। नंदन निलकेनी, ये जो आप ये आधार कार्ड वाला UID वाला जो देखते हो, आपके पास जो एक बायोमेट्रिक पहचान है, एक ID कार्ड है, तो वो सब जो नंदन निलकेनी की एक तरीके से कहे दिमाग की उपज है। तो ये सारे एग्जाम्पल है जिसके तहत अपन देख सकते हैं कि भारत में लेटरल एंट्री का क्या कुछ इतिहास रहा है और समय समय पर लेटरल एंट्री के माध्यम से लोगों को प्रवेश जो वो दिया जाता रहा है। इसके अलावा अलग अलग समितियों ने भी रिकमेंडेशन दी है, बहुत सारी समिति हैं जिन्होंने इसको लेकर रिकमेंडेशन दी है। भले ही वो आपकी एक होता समिति थी, एक समिति थी संविधान समीक्षा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी 2000 में, जिसको कहा गया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना है कि क्या क्या इसमें सुधार होने चाहिए। उस समिति ने भी कहा कि भाई लेटरल एंट्री के तहत कुछ लोगों को लिया जाना चाहिए। उसके बाद योगेंद्र अलग समिति थी, उन्होंने भी कहा। सेकंड ARC थी, उन्होंने भी कहा। नीति आयोग ने भी कहा। इन सब जितनी भी समितियां बन रही थी उस समय में, लगभग सभी कह रहे थे कि लेटरल एंट्री के माध्यम से कुछ पदों पर भर्तियां होनी चाहिए। लेटरल एंट्री का मतलब यह हुआ कि जो उच्च और मध्यम वाले जो पद हैं वहां पर UPSC की जो एक प्रोसेस है सिलेक्शन की, उसकी बजाय दूसरे लोगों को लिया जा सके। क्यों लिया जा सके उसके बारे में बात करते हैं। ये सारी की सारी समितियां इसके फेवर में क्यों है, इसके बारे में अभी अपन बात करते हैं। उच्च और मध्यम पदों पर ऐसे बाहर से लोगों को लिया जा सके, इसी को अपन लेटरल एंट्री कहते हैं। लेटरल एंट्री का मतलब ये
लोअर लेवल पर, लोअर, हालांकि वैसे तो वो कोई लोअर नहीं है, बहुत अपर है, लेकिन यदि अपन बात करें एक आईएएस को जब वो संभागीय आयुक्त बनता है या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है, तो आप आईएएस को क्या कहोगे, लोअर ही कहोगे एक तरीके से। तो जो लोअर लेवल है, एंट्री जो लेवल है, उसके ऊपर सिलेक्शन की बात नहीं चल रही कि उसको हम जिले के अंदर आईएएस बना के भेज रहे हैं ना, उसकी बात नहीं चल रही। जब वो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहा है, उस रूप में बात नहीं चल रही। बात चल रही है जब वो पॉलिसी मेकिंग में आ जाएगा, यानी कि वो ज्वाइंट सेक्रेटरी पदों पर, उन सब पदों पर डायरेक्ट भर्ती बाहर के लोगों की जाए, ये बात चल रही है। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट कोई आईएएस बनाने की बात नहीं चल रही। आईएएस के भी जो कोई 15 साल बाद वो जिस पोस्ट पर पहुंचता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर पहुंचता है, उन पदों पर कुछ लोगों को, ऐसा नहीं कि सारे के सारे बाहर से भर दिए जाएंगे, कुछ लोगों को बाहर से भर्ती करने की बात चल रही है, जैसे कि 1948 में 82 लोगों को किया गया था। और ये ज्यादातर समितियां इसके फेवर में है। और पिछले 5 वर्षों में लगभग 63 लोगों को अपॉइंट किया जा चुका है। बस वो क्या होते हैं, थोड़े थोड़े, कभी 9 पदों पर आ गई, कभी 10 पदों पर आ गई, तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना। इस बार जो सरकार ने क्या किया, 45 पदों पर एक साथ लेटरल एंट्री भर्तियां निकाल दी। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा मुद्दा बन गया। बाकी जो 63 लोगों को ये कर चुके हैं। पहला राउंड सरकार ने चलाया 2018 में। 2018 में पहली बार वर्तमान जो एनडीए सरकार है उसने 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री से लोगों को लिया, उसके बाद 2021 में लिया, उसके बाद 2023 में लिया। अच्छा, लेटरल एंट्री की प्रोसीजर क्या होती है, मतलब क्या ऐसे सीधे ही ले लेते क्या, सरकार के पास जाते हैं, लो भाई फॉर्म चेक करो और दे दो एंट्री? ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा नेपोटिज्म हो जाएगा, सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी रख लेगी। बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए तो ये आरोप लग रहे हैं। पर फिर भी इसकी एक प्रोसीजर रखी गई है। क्या होती है प्रोसीजर? यूपीएससी भवन जो है, यूपीएससी के द्वारा एक अनाउंसमेंट निकाली जाती है, घोषणा की जाती है कि 45 पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से हम प्रवेश दे रहे हैं। जिस किसी को आवेदन करना है, जो कि प्राइवेट फील्ड में अच्छा काम कर रहा हो या फिर सरकारी क्षेत्र में दूसरे किसी पद पर, मान लो प्रोफेसर है सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर, ऐसे किसी व्यक्ति को आवेदन करना हो तो आप आवेदन हमारे पास भेज दो। आपकी एप्लीकेशन को देखा जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी, जो हमें ठीक लगेंगे उसको हम शॉर्ट लिस्टेड करके उनका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद जिनका सिलेक्शन होगा उनकी सिफारिश डीओपीटी को भेजी जाएगी और डीओपीटी फाइनली फिर उन लोगों को सिलेक्ट करेगी। इसमें रिकॉर्ड देखे जाते हैं और रिकॉर्ड के आधार पर शॉर्टलिस्टेड जो किया जाता है। और रिकॉर्ड कैसे देखे जाएंगे उसकी भी उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर जो बना रखी है, और फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये है प्रोसीजर, इसके आधार पर लेटरल एंट्री के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। तो अभी तक आपको ये बात समझ में आ चुकी कि लेटरल एंट्री की प्रोसीजर क्या है, किन लोगों को लिया जाता है और कौन से पदों पर। कौन से पदों पर? तो उच्च और मध्यम जो पद हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो पद हैं, जो कि पॉलिसी मेकिंग से, आईएएस के कई सारे काम होते हैं, वो प्रशासन का काम भी करता है, वो नीति निर्माण का काम भी करता है। तो यहां पर जिसकी बात चल रही है वो नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग वाले लेवल पर बात चल रही है। इससे क्या फायदा होगा, क्यों करना चाहती है सरकार, या फिर ये जितने भी ये जो समितियां हैं ये रिकमेंड कर रही है, तो वो क्यों कर रही है? उनका कहना है कि इससे फ्रेश टैलेंट आ सकेगा। जो कोई अपने क्षेत्र के अंदर बहुत कुछ अच्छा अचीव करके आया है, भले वो मनमोहन सिंह जी हो, भले वो नंदन निलकेनी हो, भले वो बिमल जालान हो, भले वो आईजी पटेल हो, जो कि अपने अपने क्षेत्रों में बहुत कुछ अच्छा करके आए हैं, वो लोग आएंगे। और वो जब लोग आएंगे तो एक तरीके से ऊर्जावान जो प्रशासक है, ऊर्जावान जो नीति निर्माता है, वो हमारे पास होंगे। ओवरऑल जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या होगी, ज्यादा कुशल होगी। अलग अलग पृष्ठभूमि से आएंगे तो एक किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन लेके आएंगे। हमारी ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक बड़ा विवाद चलता है, वो है स्पेशलाइजेशन वर्सेस जनरलाइजेशन। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक तरीके से आज के समय में सामान्य है, जर्नलिज्म आप कह सकते हैं कि भाई है, जर्नलिस्ट है। कैसे? तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई अभी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कभी किसी पद पर लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक आईएएस है, उसको अभी लगा रखा है जिले का प्रशासन देखना है, थोड़े दिनों बाद लगा दिया आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर डीईओ हो, थोड़े दिन बाद लगा दिया कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट को हेड करोगे, थोड़े दिनों बाद में आपको जल शक्ति मंत्रालय के अंदर कहीं पर डेपुटेशन पर लगा दिया। तो आप कहोगे आपने एजुकेशन की एक्सपर्टीज भी नहीं ली, हेल्थ की भी नहीं ली, और आपने जल शक्ति मंत्रालय की भी नहीं ली, तो आप में विशेषज्ञ तो है ही नहीं। आपने कभी 2 साल इसमें काम किया, 2 साल इसमें काम किया, 2 साल इसमें काम किया।
जबकि एक नंदन नीलेकनी जैसा व्यक्ति है या मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति है, वो इकोनॉमी में अपना पूरा जीवन खपा के आए, उस व्यक्ति को पॉलिसी मेकिंग में बनाया जाए तो हो सकता है कि वो ज्यादा अच्छी पॉलिसी मेकिंग कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन जो है वो भारत की ब्यूरोक्रेसी के अंदर उसका थोड़ा अभाव देखने को मिलता है। तो वो स्पेशलाइजेशन वाला जो इनपुट है वो लाने के लिए हमें ये अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग चाहिए। भाई ये कहा जाता है कि स्पेशलाइजेशन ज्यादा जरूरी है या फिर सामान्यज्ञता ज्यादा जरूरी है, तो आंसर होता है कि क्यों ना इन दोनों का मिक्सचर कर दिया जाए। तो फिर कैसे किया जाए इन दोनों का मिक्सचर, कि भाई आपके जो जो सामान्यज्ञता है वो जब एक आईएएस अधिकारी काम कर रहा है किस रूप में, प्रशासक के रूप में, यानी कि लोअर लेवल पर, यानी कि आईएएस के रूप में काम कर रहा है, उस समय में सामान्य तरीके से काम कर लेगा क्योंकि उसको पूरे जिले का प्रशासन संभालना है। लेकिन जब वो पॉलिसी मेकिंग पर आता है, जब वो नीति निर्माण पर आता है, तब यहां पर हमें क्या चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपके जो घर है उसको संभालना है, आपके जो पेरेंट्स है वो 4-5 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं, आपको उसको घर को संभालना है, तो एक तरीके से आपको सामान्य होना पड़ता है, आपको सफाई भी करनी पड़ेगी, आपको खाना भी बनाना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन जब आपको कहा जाए कि आपको दुकान संभालनी है, संभालनी इन द सेंस कि इसको कैसे अच्छा किया जाए, आपकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, तो आपको उस फील्ड का क्या होना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन होना पड़ेगा। तो पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर क्या ज्यादा जरूरी है, स्पेशलाइजेशन, और जो ग्राउंड लेवल है उस पर क्या जरूरी है, सामान्यज्ञता। इसलिए क्यों ना दोनों का मिक्सचर कर लिया जाए, ये वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं इनको यूपीएससी के माध्यम से भरा जाए, और ये वाली वैकेंसीज में से कुछ, ये नहीं कह रहे सारे, इनमें से कुछ लोगों को क्यों ना इस लेटरल एंट्री के माध्यम से फिल किया जाए। ये है पूरा इश्यू, इस वजह से सरकार चाहती है। तो अपन देख रहे थे क्या क्या फायदे हैं, तो अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग आएंगे तो अपना अपना अनुभव अलग अलग लेके आएंगे। उसके बाद में टैक्स फ्रेंडली होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं ये ज्यादा टैक्स फ्रेंडली होते हैं। एग्जाम्पल वही नंदन नीलेकनी वाला, या फिर कुछ नए इनोवेशन करेंगे और इनके अंदर क्या होगी, विशेषज्ञता होगी, स्पेशलाइजेशन होगा। इसके अलावा और क्या फायदे हैं, देश में ब्यूरोक्रेट्स की वैसे ही कमी है। 2016 में एक बासवन्ना कमेटी बनी थी, उसके अनुसार देश में 23% आईएएस की तो कमी है, तो कुछ इसमें से फिल हो जाएंगे तो जो प्रॉपर आईएएस की वैकेंसी आती है उस पर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ रहा है। उसके बाद शासन की दक्षता में सुधार होगा। उसके बाद स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को, एक हेल्दी कंपटीशन जो वो बनेगा। और नीति आयोग के द्वारा एक स्टेटमेंट भी दिया गया कि जो सुस्थापित समझी जाने वाली नौकरशाही के अंदर एक प्रतिस्पर्धा आएगी, वेल एस्टेब्लिश्ड जिसको मान लिया जाता है, एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो वेल एस्टेब्लिश्ड मानी जा रही है, उसके अंदर एक कंपटीशन देखने को मिलेगा। आज के समय में सिविल सर्वेंट जो है, जैसे अग्निपथ योजना आई, तो कुछ लोगों ने, एक अपने प्रकाश सिंह नाम से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म के लिए जाना जाता है, या फिर क्या पुलिस सुधारों पर उन्होंने अच्छा काम किया है, जिनका नाम है प्रकाश सिंह। जब अग्निपथ योजना आई तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि क्यों ना इस अग्निपथ जैसी योजना को सिविल सर्विस में भी लागू किया जाए। क्यों ना 10-15 वर्षों बाद में एक समीक्षा पेपर या फिर कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जिससे कि हर 10-15 वर्षों बाद उनकी समीक्षा की जा सके। आज के समय में कोई एक व्यक्ति सरकारी अधिकारी के रूप में सिलेक्ट हो गया तो फिर उसको लगता है ठीक है अब तो 60 साल तक की होगी, काम पक्का है, ना कोई हटा सकता है, ना कोई और दिक्कत है। इसलिए क्यों ना उसकी समय समय पर समीक्षा हो, और यदि उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है तो पहले से निकाल दिया जाए। तो एक तरीके से कंपटीशन का तो भाव आए। तो यहां पर एक जो वेल एस्टेब्लिश मानी जा रही थी सर्विस, उसके अंदर क्या आएगा, कंपटीशन का भाव आएगा, ऐसा नीति आयोग का कहना है। ये सारे मैंने इसके क्या बताए, लाभ। और जब तक मैं लाभ बता रहा हूं तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो सही है। अब अपन आते हैं नुकसान पे, तब आपको लगेगा नहीं नहीं तो गलत है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किसको लेकर इश्यू क्या क्या है, क्यों ना ये होना चाहिए, क्यों नहीं ये होना चाहिए, इसको लेकर क्या इश्यू। सबसे पहले इसको अपन बांटेंगे, ऐसे इसको रैंडम नहीं पढ़ेंगे, इसको 3 भागों में बांटते हैं। नियुक्ति से रिलेटेड अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में क्या दिक्कत है, गवर्नेंस के लेवल पर क्या दिक्कत आ सकती है, और जो पहले से हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें क्या दिक्कत आ सकती है। पहली बात, अपॉइंटमेंट से को लेकर क्या दिक्कत आ सकती है। पहली सबसे बड़ी दिक्कत, हमारे देश में आर्टिकल 14-15 जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि भाई सभी लोगों को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन जो है मिलना चाहिए। तो यहां पर ये जो आपके उच्च पदों पर, मध्यम पदों पर जो भर्ती होती है लेटरल एंट्री के माध्यम से, इसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, या फिर अपन कह सकते हैं कि उपयुक्त अभ्यर्थी होना चाहिए वो शर्त लगाई हुई थी। इसलिए
जितने पद आरक्षण के हिसाब से भरे जाने चाहिए उससे कम भरे जा सकते हैं। इसलिए सरकार के ऊपर दबाव बना और सरकार ने वो 45 पदों की जो भर्ती आई थी उसको वापस ले लिया। तो सबसे पहली बात तो इस प्रोसीजर के अंदर आरक्षण को लेकर सही स्पष्ट नहीं है चीजें। दूसरी बात, पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किन किन लोगों के आवेदन आए थे, उनमें से किस आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया, इसको लेकर जनता को तो नहीं पता, पब्लिक को तो नहीं पता। हालांकि आप कह सकते हो ऐसे तो यूपीएससी का एग्जाम किसने दिया, लेकिन उसका तो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, उसका तो एक प्रॉपर आंसर की जारी होती है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन इसके अंदर किन किन के आवेदन आए, किन आधार पर आपने शॉर्टलिस्टेड उनको किया, इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं। इसके अलावा इसकी अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी तो हो सकता है। जो कोई पॉलिटिकल पार्टी के फेवर का व्यक्ति है, सरकार दबाव बना सकती है यूपीएससी पर, इसको शॉर्टलिस्ट करो, इसको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दो और इसका सिलेक्शन करवाओ। और यदि ऐसा हो जाएगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी, तो जो व्यक्ति सिलेक्ट होके आया है वो व्यक्ति तो फिर सरकार के फेवर में रहेगा हमेशा। इवन सरकार चेंज हो जाएगी तब भी वो इस हिसाब से काम करेगा कि पुराने वाली पार्टी को फायदा हो। ऐसी ब्यूरोक्रेसी को अपन कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के नाम से जानते हैं। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब जो अपने जो भी एक तरीके से ऑनर है या फिर कहे उसको लेकर लॉयल है, उसको लेकर कमिटेड है। तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी वाली जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। यूएसए की ब्यूरोक्रेसी में एक सिस्टम देखने को मिलता है, उसको अपन बोलते हैं स्पॉइल सिस्टम। स्पॉइल सिस्टम जिसमें जो पार्टी जीत के आती है वो अपने जानकारों को उसके अंदर जो वो लगाती है, उसको अपन स्पॉइल सिस्टम कहते हैं। देखो 3 शब्द है, मैं आपको बता देता हूं, वो एक जैसे से लगते हैं। एक शब्द होता है नेपोटिज्म, एक शब्द होता है क्रायोनिज्म और एक शब्द होता है स्पॉइल सिस्टम। जब कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को लगवाता है उसे अपन कहते हैं नेपोटिज्म। जब कोई व्यक्ति अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाता है उसके लिए शब्द यूज हो जाता है क्रायोनिज्म। जब कोई व्यक्ति अपने जानकारों को या अपने फेवर के लोगों को या अपनी विचारधारा के लोगों को फायदा पहुंचाता है उसे अपन कह देते हैं स्पॉइल सिस्टम। लेकिन तीनों में माइनर सा डिफरेंस है। नेपोटिज्म रिश्तेदारों को, क्रायोनिज्म दोस्तों को, और अपने जानकारों को या फिर अपनी विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाना, तो वो क्या कहलाता है, स्पॉइल सिस्टम। तो ये स्पॉइल सिस्टम जो है वो जो कि यूएसए में है वो भारत में भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेपोटिज्म तो हो ही सकता है, अपने रिश्तेदारों को, क्रायोनिज्म भी हो सकता है, अपने जानकारों को लगवाया जा सकता है। तो ये हो गया पहली प्रॉब्लम अपॉइंटमेंट के लेवल पर। अब चलते दूसरी प्रॉब्लम पर जो कि है गवर्नेंस। गवर्नेंस को लेकर ये है कि ये जो लगाया जाएगा इसमें दीर्घकालिक नीति निर्माण नहीं होगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें एज, ज्यादा एज जब हो जाती है उसके बाद एंट्री होती है 35-40, तो लॉन्ग टर्म तो वो उस सर्विस में रह नहीं रहा, कुछ समय के लिए आया है, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग में दिक्कत आ सकती है। जिस भी व्यक्ति को आप लेके आए हो, नंदन नीलेकनी को, बिमल जालान को, आईजी पटेल को, मनमोहन सिंह जी को, इनको फील्ड का अनुभव नहीं है। पॉलिसी मेकिंग में आपको ये भी ध्यान रखना है फील्ड पर क्या क्या दिक्कतें आती है। आपने बना के भेज दिया कि यूआईडी, आधार कार्ड, इस तरीके से सब सारी यही फिंगरप्रिंट से ही अनाज ले सकते हैं। जो फील्ड में काम करके आया उसको पता होगा कि भाई साहब कई बार अंगूठा मशीन पे लगता नहीं है, खेतों में काम करके आते हैं, अंगूठे में जो आपके फिंगरप्रिंट है वो ठीक नहीं आते, आपकी मशीन काम नहीं करती वहां पर। तो ये फील्ड का अनुभव बताएगा कि आपको नीति निर्माण करते समय, पॉलिसी मेकिंग के समय इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए जो सामान्यज्ञ है उनकी भी आवश्यकता है। उसके बाद अगला पॉइंट ये है 3 से 5 वर्ष के कार्यकाल में वो अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर पाएगा। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं तो वो उसमें अपना कोई बहुत अच्छा कोई कर लेगा ऐसा जरूरी नहीं है। फिर आप बार बार कह रहे हो कि ये जो बाहर से लेके आते हैं ये अच्छा काम करते हैं। एयर इंडिया, हालांकि अब तो इसको प्राइवेटाइज कर दिया है, पर एयर इंडिया जब सरकारी कंपनी थी इसके प्रशासन को संभालने के लिए बाहर से लोग लेके आए तब भी यह सफल रहा। जबकि हमारा जो जीएसटी वाला जो सिस्टम है वो हमारे सरकारी अधिकारियों ने किया, वो पूरी तरीके से सफल रहा है। तो ये कोई पैरामीटर नहीं है कि बाहर से लेके आओगे तो वो सफल ही रहेंगे, ये सरकारी असफल ही रहेंगे। इसके अपोजिट एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञता शब्द क्या होता है? आपने कहा कि हम स्पेशलाइजेशन वाले लोगों को लेके आएंगे, तो ये तो सब्जेक्टिविटी है ना, आप किसे मानोगे स्पेशलाइज, तो उसको लेकर सब्जेक्टिविटी है। तो ये अपन ने कहा गवर्नेंस रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अब कुछ इश्यूज आ सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर। ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर ये दिक्कतें आ सकती हैं कि
जो नए आए हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से और जो पुराने इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन में कमी हो सकती है, समन्वय संतुलन, उनका ईगो प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हो सकती है। एक टीम को हेड कर रहा है एक व्यक्ति नंदन नीलकेनी, जो कि मान लेते हैं बाहर से आया है, बाहर से इन द सेंस कि लेटरल एंट्री के माध्यम से आए हैं, और उसमें 10 ऐसे सीनियर आईएएस ऑफिसर बैठे हैं जो कि प्रॉपर सर्विस के माध्यम से आए हैं, तो उनको लगेगा ये तो हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं, तो उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। दूसरी बात की वर्तमान जो सिविल सेवक है उनमें एक हताशा आएगी, उनमें इनको एक डीमोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा हमें तो योग्य नहीं मान रहे बड़े पदों के, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम्स को अपन, जैसे इश्यूज को अपन 3 भागों में बांट के हमने पढ़ा। अब बात आती है कि वे फॉरवर्ड क्या हो। तो वे फॉरवर्ड ये हो कि भाई जैसे यूके के अंदर होता है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के अंदर लेटरल एंट्री है, लेकिन वहां पर जो प्रोसीजर है उसको ऑब्जेक्टिव रखा गया है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ रखा गया है। तो यदि लेटरल एंट्री हो लेकिन प्रोसीजरल लेवल पर, आरक्षण के लेवल पर या फिर ट्रांसपेरेंसी के लेवल पर कोई दिक्कत ना हो, तब ये कॉन्सेप्ट के लेवल पर अच्छा है, क्या बुरा है इसमें, लेकिन प्रोसीजरल लेवल जो वो सही होना चाहिए। तो ये बात अपन जो वो कर रहे थे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है लेटरल एंट्री के साथ साथ लेटरल एग्जिट भी होना चाहिए। अभी लेटरल एग्जिट क्या है? एंट्री तो सुना था, ये एग्जिट वाला जो वो नया ही आ गया, ये पहली बार ही सुन रहे हैं। तो लेटरल एग्जिट का मतलब क्या कि कोई एक सिविल सर्वेंट हो, पहले वो सिविल सर्वेंट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन जैसे बाहर से आना हो तो उसी तरीके से सिविल सर्वेंट क्या बाहर जा भी सकता है क्या? प्राइवेट कंपनी में कुछ वर्ष काम करके आ जाए और वहां से विशेषज्ञता हासिल करके आ जाए और फिर वापस गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आ जाए, क्या ऐसा भी कर सकते हैं क्या? इसी को अपन कहते हैं लेटरल एग्जिट। एग्जिट कैसे? सिविल सर्वेंट था, अपनी मर्जी से प्राइवेट सेक्टर में गया, कुछ समय वहां काम किया, विशेषज्ञता हासिल की, वापस सिविल सर्वेंट बन के आ गए, इसी को अपन कहते हैं लेटरल एग्जिट। आपके जो अश्विनी वैष्णव जो कि आज के समय में रेल मंत्री हैं, वो इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनके द्वारा लेटरल एग्जिट प्रोसेस को फॉलो किया गया। वो पहले सर्विस में थे, फिर वो कौन से सीमेंस करके कंपनी है उसके अंदर काम किया और फिर वापस सर्विस के अंदर आ गए, फिर बाद में बिजनेस बन गए, मैन बन गए, उसके बाद में पॉलिटिशियन बन गए और मंत्री बन गए। उनके तो बड़े ज्यादा चेंजेस हुए हैं, पर ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि सिविल सर्वेंट थे, फिर उसके बाद में वो गए वहां पर प्राइवेट सेक्टर में सीमेंस कंपनी में, और फिर वापस सिविल सर्विस को ज्वाइन कर लिया। तो इसको अपन कहते हैं लेटरल एग्जिट। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि लेटरल एंट्री के साथ साथ लेटरल एग्जिट भी किया जाए, ताकि जो हमारे पुराने समय से काम करने वाले जो सिविल सर्वेंट हैं उनके पास एक ऑप्शन हो कि आप विशेषज्ञता की बात करो, ठीक है, हम किसी प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर या फिर एक ऐसे फील्ड में जहां पर की विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है, उस फील्ड में काम कर लेते हैं कुछ समय के लिए। और इसके अलावा आप कह रहे हो कि कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो कि सिलेक्ट तो हो गए लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, तो ऐसे लोगों को समय पूर्व सेवानिवृत्त भी तो किया जा सकता है। उनका फिक्स टेन्योर है, उससे पहले रिटायर किया जा सकता है। 360 डिग्री मूल्यांकन प्रक्रिया होनी चाहिए सिलेक्शन के बाद भी, जिसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन वगैरह मिले, ऐसा कुछ किया जा सकता है। और कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञता को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। जिसको आपने डीईओ बनाया है उसको एजुकेशन वाले फील्ड में रखो जी, लंबे से लंबे टाइम तक। ये सारा काम सरकार के हाथ में, सरकार ऐसी पॉलिसी मेकिंग कर सकती है कि हम किसी आईएएस को जब वो पॉलिसी मेकिंग वाले तरफ आने वाला हो उस समय में हम विशेषज्ञता के लिए भी प्रयास करें। ये सारी चीजें की जा सकती हैं। तो ये आज का पूरा टॉपिक था लेटरल एंट्री को लेकर। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली, बहुत अच्छे से इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज ये रहेगा कि 5 नंबर में लिखना है। बातें इतनी सारी तो हिस्ट्री वाला तो पूरा कट कर दोगे। जब इसने पूछा है प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, तो सीधे इसके सीधे, और कोई भूमिका वगैरह नहीं बनानी, क्योंकि प्रभाव इतने हैं कि 5 नंबर में लिखने मुश्किल हो जाएंगे। सीधे के सीधे आप चलोगे लाभ के ऊपर कि क्यों ये होना चाहिए, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, और फिर आप चलोगे नेगेटिव इंपैक्ट। जब प्रभाव पूछा है तो अपॉइंटमेंट में क्या दिक्कतें हैं उसको हटाया जा सकता है। मेनली प्रभाव गवर्नेंस पर क्या हुए, बाकी ब्यूरोक्रेसी पर क्या हुए, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, वो सब लिखे जा सकते हैं। इतना भी लिख दोगे तो आपका स्पेस बहुत इजीली भर जाएगा, मतलब कि आपके पास नॉलेज बहुत सारा है, लेकिन 5 नंबर में लिखना मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन।
हो सकता है कि 10 नंबर में भी पूछ लिया जाए आगे आने वाले समय में। तो ये हमने पूरा टॉपिक देखा। आई होप कि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। तो जो भी आपकी रिव्यूज़ हो इस वीडियो को लेकर आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसको डाल दें। धन्यवाद।